गुड इवनिंग आप लोगों को। वॉइस मिल रहा है आप लोगों को? बताइए दीजिए। ठीक है, गुड हम गुड आज इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। देखिए, आपको बताया था कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। और एक बात समझ लीजिएगा, मूल संविधान में जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में क्या है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने हैं? 6, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार में हुआ करता था, लेकिन वो क्या है, 1978 में उसको हटा दिया गया था। हमारे यहाँ पे 46 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद संविधान में जो संपत्ति का अधिकार का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये अभी आपको बताया था कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और अमेरिका भी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। अमेरिका ने भी कहाँ से लिया है? लेकिन ब्रिटेन वाला अलग था और अमेरिका वाला क्या है? लोकतांत्रिक यानी रूप से अमेरिका वाले को क्या है, ज्यादा मान्यता दी जाती है। अमेरिका वाले को ज्यादा मान्यता दी जाती है। देखिए, समझ लीजिएगा, सबसे पहले 1215 ईस्वी में, आपको पहले भी बता दिया था, 1215 ईस्वी में अमेरिका के, नहीं, ब्रिटेन के लोगों ने, यानी वहां के जो जमींदार लोग हैं, वो क्या है, राजतंत्र से ये बोला कि हमें भी कुछ क्या है, अधिकार चाहिए। हम लोगों को भी क्या है, अधिकार चाहिए। तभी ब्रिटेन के जो राजा थे उनको कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिया था। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होता है? एक प्रकार से व्यक्तिगत अधिकार होता है, या आप कह सकते हैं राजनीतिक अधिकार भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत अधिकार या राजनीतिक अधिकार भी कहा जाता है। तो 1215 में सामंत या जो अमेरिका ब्रिटेन में जो राजा के जो नीचे काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने अधिकार मांगे, और इसीलिए इसको क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। नहीं, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का पत्र। अधिकारों का जो पत्र होता है उसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है मैग्ना कार्टा। तो देखिए, ये कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन में 1215 में ये सामान्य लोगों द्वारा इसकी मांग की गई थी और इसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और इसी से क्या है, भारतीय संविधान में इसको लाया गया है। इसलिए भारत में भी क्या है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए, हमारे संविधान में जो भाग 3 है, कौन सा भाग 3? अभी बताऊंगा भाग क्या कौन कौन से होगा। अनुच्छेद आपको बताना है तो आपको बताऊंगा। और अनुच्छेद 12 से लेके आपके 35 तक में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। जो मेन मेन टॉपिक पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, फिर जो टॉपिक बच जाएगा उसको हम करवाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मत समझिए कि हम नहीं करवाएंगे, पूरा करवाएंगे। पहले तो मेन मेन टॉपिक जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, तो उसी को हम पहले कर लेंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ पे है? हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 में है। और हमारे यहाँ पे कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार जो था वो भी मूल संविधान में था, मौलिक अधिकार के रूप में इसको अपनाया गया, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। तो पहला है समता का अधिकार, जिसको समानता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो बात की गई है उसमें क्या है, समता की यानी इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी की बात की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में होगी, क्योंकि एक नागरिक के रूप में हमें किन चीजों में फ्रीडम चाहिए होती है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जैसे जबरदस्ती किसी का काम करवाना, बाल मजदूर करना, ये सब इसको प्रतिबंध होगा। और तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात जो की गई है ये क्या है, अनुच्छेद
25 से 28 के बीच में है। कौन से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, इसमें धर्म को अपनाना, उसको प्रचार करना, उस धार्मिक स्थानों का संरक्षण करना, उसके बाद क्या है धार्मिक जो संपत्ति है उसका संरक्षण करना, ये सारे बात इसमें आ गए। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार ये क्या था, ये अल्पसंख्यकों को दिया गया। ये जो अधिकार दिया गया ना, ये अल्पसंख्यकों को दिया गया, लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसे कहा जाता है। आप लोग देखेंगे पहाड़ों में या बहुत सारे स्थानों पे क्या मिशनरी स्कूल और मदरसा बहुत सारे हैं। तो इनको जो अधिकार मिला ना इसी से मिला है। मिशनरी और जो ये मतलब जो कॉन्वेंट कहते हैं या अंग्रेजों द्वारा स्कूलों के निर्माण किया गया है, उनका उनको विशेष क्या होता है, विवेक से छूट मिलती है अपने स्कूलों की स्थापना करने में, इसलिए इनकी स्कूल बहुत ज्यादा रहते हैं। जमीन खरीदने में सरकार हेल्प करता है, बहुत सारा इसमें है। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में, जो अनुच्छेद किसमें है 32 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 32 में क्या है, जो संवैधानिक उपचार है उसके बारे में। अच्छा वॉइस का दिक्कत है, एक मिनट देखते हैं। सभी को वॉइस का दिक्कत हो रहा है या किसी को वॉइस का दिक्कत हो रहा है? अगर सबका हो रहा है तो बताइए, देखते हैं क्या समस्या हो रहा है। सर साफ नहीं आ रही है। अच्छा साफ नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। अच्छा वॉल्यूम कम है, ओके ओके, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिएगा मूल संविधान में कितने थे, 7 प्रकार के हमारा मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6। देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारे मूल संविधान में है, मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, इसमें मेंशन था। इसमें मूल संविधान में मूल संविधान में क्या है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था, जिसे 1978 को 1978 को 44 अमेंडमेंट के माध्यम से क्या होता है, उनको हटा दिया गया। तो आप लोग को दिखा दे रहा है 40 जो फोर्थ अमेंडमेंट है उसके माध्यम से क्या है 1978 को क्या है, इसको हमारे मूल संविधान से क्या है में रहा, और उसको क्या है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी जो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 ए में उसका मेंशन किया गया है। इसमें 300 ए में उसको मेंशन किया गया है। और एक बात और समझिएगा, इसे आप क्या है कानूनी अधिकार माना गया। क्या माना गया है, कानूनी अधिकार। पहले देखिए ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, अब इसको क्या माना गया, कानूनी अधिकार माना गया। कौन सा अधिकार माना गया, कानूनी अधिकार इसको मान लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 300 ए में जो हमारा आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, अब उसको 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 को उसको हटा दिया गया और इनको क्या है कानूनी अधिकार बना दिया गया।
इतना आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इस पॉइंट को याद रखिए। अब देखिए पहले हम एक करके चलते हैं, देखिए ना। अब अनुच्छेद, अब बोलेंगे ये तो 14 से स्टार्ट हो रहा है जो समानता का अधिकार है। देखिए 14 से पहले 12 और 13 आता है। कौन सा आता है? 12 और 13। देखिए अनुच्छेद जो 12 है ना, वो ये बोलता है, जो आर्टिकल 12 है 12 है, वो बोलता है कि गवर्नमेंट कौन होते हैं, सरकार कौन होते हैं। देखिए आप लोग या हम लोग जो सरकारी जॉब करते हैं वो क्या है, वो गवर्नमेंट नहीं होते हैं। वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक प्रशासन होते हैं। तो देखिए ये जो आर्टिकल 12 ये बोलता है कि हमारे देश में ऐसे 6 संस्था है जिन्हें हम गवर्नमेंट कहते हैं, और उनका क्या होता है? चुनाव होता है। अब बोले कौन कौन सा संस्था है जिनका चुनाव होता है, उनको गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए एक है सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? गवर्नमेंट है, क्योंकि उसका चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति देखिए जो संस्था कानून बना सके उसी को गवर्नमेंट कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जो संस्था कानून बना सके उनको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कहेंगे। और जो संस्था क्या होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कानून को लागू करता है, उसे प्रशासन कहते हैं। देखिए जितने भी अधिकारी गण होता है या कर्मचारी गण होता है ना, वो क्या होता है? कानून का पालन करने के लिए क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, पंचायती राज हो गया, या नगर निगम हो गया, ये कानून बनाते हैं। जैसे राष्ट्रपति भी क्या होता है? कानून बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं। आगे आपको बताऊं कि अध्यादेश के माध्यम से, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसके माध्यम से राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो भी कानून बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि संसद में कानून बनते हैं। उसके बाद राज्यपाल भी क्या होता है? कानून बनाते हैं। राज्यपाल कानून कैसे बनाते हैं? अध्यादेश के माध्यम से। उसके बाद जो विधानसभा होते हैं वो कानून बनाते हैं। उसके बाद जो मतलब पंचायती राज है वो भी कानून बनाते हैं। और नगर निकाय, जिसको अर्बन बॉडी कहते हैं, वो भी कानून बनाते हैं। तो कुल मिला के जो 6 संस्था है भारत में, वो क्या होते हैं? कानून बनाते हैं, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। आप चाहे कोई भी नौकरी कर लीजिएगा जिसमें सिलेक्शन के माध्यम से जाते हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं कहा जाए, ये क्या है? प्रशासन का अंग कहा जाए। अनुच्छेद 12 में क्या क्या गया कि गवर्नमेंट कौन कौन सी है। ये क्या होता है कि जो लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो गवर्नमेंट की होती है। प्रशासन के लोग क्या होता है? अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन अंतिम अंतिम कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। अगर मान लो देखिए इस समय आप लोग देख रहे हैं अग्निवीर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अग्निवीर पर अगर कोई भी कभी भी बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है, तो उसमें जो मेन दोष दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। जो उनको इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी गण है उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दिएगा कि गवर्नमेंट को क्या है, लास्ट जो इम्प्लीमेंट का करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग जाती है, वो अभी दिन का राजनाथ सिंह से क्या है, इस्तीफा की बात किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट का पार्ट है। इसका पार्ट है गवर्नमेंट का। मतलब संसद में बैठे हुए व्यक्ति है तो गवर्नमेंट का समझ में है। तीसरा देखिए, अब आता है समानता के अधिकार, राइट ऑफ इक्विटी। देखिए राइट ऑफ इक्विटी में पहला जो आपका आर्टिकल आता है वो आता है 14। आर्टिकल 14 आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब लॉ, कानून के समक्ष समानता। देखिए कानून के समक्ष समानता, और एक बात समझिए, एक तो कानून के समक्ष समानता और कानून के अनुसार समानता, इसमें अंतर हो जाता है। हमारे देश में क्या है, कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, कानून के अनुसार समानता की बात नहीं करते। अगर कानून के अनुसार समानता की बात करेंगे ना, तो क्या होगा, दिक्कतें आ जाएंगी। जो आरक्षण वाला मैटर आया, या जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या जो राज्यपाल या विधानसभा या लोकसभा के सदस्य को जो विशेष अधिकार मिलता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो कानून के समक्ष करने के बाद बोले उनके क्या पर मिलता की बात है। देखिए अनुच्छेद 14 में ये बात बताया गया है कि अनुच्छेद 14 ये बोलता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो, उसमें मौलिक अधिकार का में लोगों को कैसे समानता दी जाए, लोगों को कैसे समानता दी जाए, इसके बारे में ये बात करता है। इसके बारे में ये बात करता है। देखिए इसमें ये बात बताया गया है, इसमें ये बात बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में
व्यक्ति को विधि के समक्ष, किसके समक्ष, विधि के समक्ष नियंत्रण की बात की गई। तो विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश के नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह लागू है, चाहे वो भारत के लोग हो। लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद होता है, इसे बोला कि इसमें कुछ अपवाद है। देखिए अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को क्या है, शक्तियां प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति क्या होते हैं, न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये सबसे जवाबदेही नहीं ले रहे तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? तो ये क्या उपवाद है, तो ये क्या है, उपवाद है। बोला ना कि इस कानून के क्या है समक्ष, इसका क्या होता है, इसकी समानता की बात होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ अधिकार या हमारा गवर्नमेंट के कुछ पार्ट है जिनको क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्योंकि ये सही भी है, सही इसलिए क्या है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनका कोई काम नहीं है। वो क्या है, वो गवर्नमेंट के पार्ट तो होते हैं, लेकिन उनका क्या, गवर्नमेंट में उनका कोई क्या हिस्सेदारी नहीं है। गवर्नमेंट जो बना के, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बना के या जो कानून बना के देंगे, उसको उनको क्या होता है, केवल सिग्नेचर करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, रबर स्टैंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रबर स्टैंप कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कोई कानून बनाने का वास्तविक अधिकार उनके पास नहीं है। देखिए दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल आपके जो 15 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक पिक्चर भी आप लोग देखे होंगे, आर्टिकल 15 आया था। इस पिक्चर को देखिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है वो। ये मेन क्या है, फंडामेंटल राइट, जो अधिकार है ना, सबको याद होना चाहिए या सबको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं, यानी तो अपना जो व्यक्तिगत अधिकार है, जो सरकार से या दूसरे लोगों से लेने की जो बात करते हैं, उसको क्या अधिकार दी जाती है, तो इसमें समझिए। ठीक है, इसमें बोला कि भेदभाव, भाव का जो यानी जो इनइक्वलिटी है, भेदभाव है, हमारे समाज में बहुत सारे, हमारे समाज में अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बारे में क्या है, उसको समाप्त करने की बात है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अभी भी, हम इतने विकसित होने के बाद भी, विश्व गुरु की बात करने वाला देश अभी भी क्या है, क्या अभी भी ये है कि हमारे यहाँ पे अभी भी क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर, जन्म स्थान पर क्या होता है, प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कोई इस धर्म का, कोई इस धर्म का बोलेगा आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म ये, आपका धर्म ये होता है। ऐसे दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनमें अच्छाई और बुराई ना हो। कोई व्यक्ति अपने धर्म में 100% नहीं कह सकता कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि उसके धर्म एकदम बेकार है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आलोचना होता है, जो बहुसंख्यक होता है, जो अल्पसंख्यक होता है, उस पर महाविवाद चलता है। फिर मूल वंश, मूल वंश मतलब देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जातिवाद है तो मूल वंश थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, अच्छा वॉइस का देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, अब आ रहा है, ठीक है आ रहा है वॉइस। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, उनको देखिएगा, उनका जो शारीरिक जो वेशभूषा है या शारीरिक जो गठन है, वो क्या होता है, चाइनीज यानी मंगोल प्रजाति के कराते हैं। जो क्या है, मुख्य भारत के जो लोग हैं ना, उनसे उनका जो शारीरिक संगठन है वो थोड़ा सा अलग है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे समय में उनके साथ क्या विभेद हो जाते हैं। या जो बिहार, झारखंड, इस तरह के यूपी के जो लोग होते हैं, महाराष्ट्र या गुजरात में जाते हैं, या कभी कभी उत्तराखंड में भी जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि इनको मजदूर समझ लेते हैं कि इनका क्या होता है, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो इसको इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहाड़ के ही में जो होते लोग गरीब है, हल्द्वानी या बड़े शहरों में जो लोग आ गए, उनके पास पैसा है, वो लोग सोचते कि पता नहीं क्या है। तो ये मूल वंश के आधार पर होता है। उसके बाद जाति के आधार पर होता है, वो ये जाति का, वो उस जाति का, वो एससी है, वो ओबीसी है, इसका होता है। सबके अंदर एक ही शरीर है, उसमें भी अंतर क्या है। उसके बाद जेंडर क्या आता है, महिला को क्या आता है, हमेशा नीचे दिखाना। अगला बोलिए तो भाई क्या अगला है, सब जब सारे कार्य महिला पुरुष के समान कर रही है, उसमें अगला क्या है, फाइटर जेट चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, उसके बाद आपका जितने भी जहाज वगैरह है अंतरिक्ष में भी जा रही है, तो उनको अगला करना, मतलब एक तरह से अपमानित ही करना है।
मेरे हिसाब से तो अपमानित करना है कि महिला कुछ काम नहीं कर सकते, बिकॉज जो संगठन है वो पुरुष से कमजोर है, ये कहना गलत है। दूसरी बात है कि जन्म स्थान के आधार पर अब बोलेंगे कि ये बिहार के रहने वाले हैं, ये बंगाल के हैं, ये जो होता है कि जब आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर भी तो आपका आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा। आप अगर मान लें घर से बाहर नहीं निकलते, दूसरे राज्य के लोग या दूसरे क्षेत्र के लोगों को इस तरह से गाली देते हैं, या गाँव के लोग को गवार बोल देते हैं, तो पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आता। भाई आपके पूर्वज भी तो कहीं ना कहीं गाँव से ही तो आए हैं, तो आपके पूर्वज जब आए होंगे तो आपके पूर्वजों को भी गाली मिली होगी, ये भी तो हकीकत हो सकता है। तो इसी बार क्या होता है, फिर भी क्या होता है, वो सुधरते नहीं है। जैसे अम्बेडकर जी ने इस पर बहुत बड़ा काम किया। आपने अम्बेडकर जी की मतलब पहले के जमाने में क्या होता है, जो इससे जो लोग होते हैं उनको पानी पीने नहीं होते, सरकारी जो मतलब उच्च जाति के जो पूजे या जलाशय या जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उनको जाने नहीं देते थे। तो ये प्रकार की जो विविधीकरण है या जो भेदभाव की जाती है, इसका अंत करने की बात है। इसका क्या है ना, अंत करने की बात है। इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है। अपवाद ये है कि इसमें महिलाओं, बच्चों और उसको क्या करते, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके आरक्षण के लिए और मुक्त शिक्षा की बात करते हैं। सबके लिए क्या था, आरक्षण और मुक्त शिक्षा में फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, कक्षा 8 तक क्या फ्री एजुकेशन है। अभी क्या है, कक्षा 12 तक फ्री एजुकेशन की बात चल रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें क्या है 12 तक के लिए फ्री करने की बात चल रहा है। अभी तक क्या है, अभी तक कोई 8 कक्षा तक, 8 कक्षा तक क्या फ्री एजुकेशन है। उसमें जो भी पुस्तक वगैरह मिलते हैं सब फ्री है, फीस वगैरह नहीं ली जाती है, सब कुछ फ्री आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के जेंडर के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर क्या है, ये विभेदीकरण नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 15 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समाज में क्या होता है, मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए लोग, जो लोग क्या है समाज के मुख्य धारा में अभी तक नहीं है, उनके लिए बहुत important है। इसलिए उस पिक्चर को भी देख लीजिए, तो आपके तरफ 15 पिक्चर आया था, उसके लिए आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, आर्टिकल 16 ये बोलता है कि सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की संख्या, अपॉर्चुनिटी की इक्विटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अपॉर्चुनिटी देखिए क्या होता है, दुनिया में बहुत बड़ा विभेदकरण है। कोई लोग ज्यादा अमीर है और कोई लोग क्या है, ज्यादा क्या है, गरीब है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें ये बात बताई गई है कि जो अवसर, अपॉर्चुनिटी है, वो सबको एक जैसे होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कैसे होनी चाहिए, सबको एक जैसे होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये होता नहीं। देखिए इसमें दो कारण अगर बढ़िया से अगर उसका समाधान अगर हमारे समाज के लोग कर दे, तो इतने ज्यादा असमानता नहीं होगी। एक क्या है, एजुकेशन एक समान कर दिया जाए। एजुकेशन क्या है, एक समान कर दिया जाए। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक जैसे कर दिया जाए। देखिए एजुकेशन से क्या होगा, एजुकेशन अगर देखिए, अब मान लीजिए कि एक लड़का या एक बच्चा बढ़िया डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा है, या बहुत बढ़िया गांव या डीन स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनके घर में पैसा हो जो भी हो पढ़ रहा है, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें एक टीचर हो, बच्चे, एक टीचर 5 क्लास को पढ़ाते हैं और बच्चे बहुत कम हो, सुविधाओं की बहुत कमी है, पहाड़ों में हो, तो बताइए वो बच्चा उस डॉन या डून स्कूल के बच्चे के साथ कैसे कंपेरिजन करेगा, वो तुलना कैसे दिखाएगा। इसलिए क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इक्वल होनी चाहिए। एजुकेशन कैसे इक्वल होनी चाहिए। अगर देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया काम किया था छत्तीसगढ़ में, लोग अगर केस हिस्ट्री देखे होंगे, एक डीएम ने क्या है अपने बच्चे को क्या है सरकारी स्कूल में एडमिशन कर दिया। पहले उस स्कूल में क्या था, मतलब टीचर सही समय से आते थे ना, साफ सफाई होती थी ना, कुछ सही था, खाना बढ़िया से नहीं बनता था। अब अपने बच्चों का भी क्या है, एडमिशन करवा दिया, तो डीएम जब अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आएंगे गाड़ी से, तो अब बताइए सभी कर्मचारी सही समय से आएंगे, टीचर सही समय से आएंगे, सब कुछ सही होगा। अब लोग देखिए उत्तराखंड में भी क्या है, एक उनका आईएएस का नाम है भूल रहा हूँ, गोडियल करके एक कोई आईएएस है, उनका नाम है, उसमें भूल रहा हूँ। उन्होंने क्या है अपनी पत्नी को क्या प्राइमरी स्कूल में फ्री पढ़ाने के लिए बोल दिया। तो ये जो इनिशिएटिव है,
इससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता आती है। या आप लोगों ने देखा होगा झारखंड में एक क्या है आईएएस अधिकारी खुद ही बच्चे के साथ क्या भोजन कर रहे थे। उससे क्या होता है कि जो भोजन बनाने वाले जो व्यक्ति है ना, वो भी भोजन बढ़िया से बनाने की कभी दोबारा आ जाते। तो इसलिए क्या होता है कि जो उच्च जॉब वाले या जिनका हैसियत तो अच्छा पोजीशन में है, वैसे लोगों की क्या है समाज में आगे बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो लोग समाज में असमानता पैदा करते हैं, उन लोगों को क्या होता है जवाब नहीं चाहिए। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं होता है। वो बहुत ही जो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग। तो देखिए अगर एजुकेशन सबको, देखिए अगर मान लेते हैं सबको अगर आईआईटी जैसा एजुकेशन मिले, सबको अगर एम्स जैसा डॉक्टरी करने का मौका मिले, सबको अगर आईआईएम जैसे प्रबंधन करने वाला स्कूल मिले, तो बताइए कितना कम समानता रहेगा, असमानता रहेगा ना। और अगर कोई आईआईटी से ग्रेजुएट हो और कोई क्या है ऐसे डिग्री कॉलेज से मैथमेटिक्स या कुछ भी करके आए हो जहाँ पे प्रोफेसर ही नहीं है, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, केवल पेपर देने जाओ और पास, ऐसे जगह पे समानता कैसे है। तो ये कहता है कि जो अफसर की समानता होनी चाहिए और साथ साथ में एजुकेशन के लिए समानता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे यूरोप में अब लोग देखते हैं कि वहाँ पे लोगों में इतना समानता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और हमारे यहाँ पे क्या है ना, एजुकेशन पर उतना बल नहीं दिया गया। जो भी शिक्षक है वो भी सोचता है कि क्या है एजुकेशन को सोचते हैं, नौकरी सोचते हैं। मतलब एजुकेशन में लोग जो जाते हैं उसको काम को नौकरी नहीं समझना चाहिए, उनको क्या है सर्विस समझना चाहिए। लेकिन नौकरी और सर्विस में बहुत अंतर है। तो उसको क्या है सर्विस समझनी चाहिए, उसको जॉब ना समझ के, क्योंकि जिस दिन सर्विस समझ समझेगा, सर्विस मतलब सेवा करना, उस दिन क्या है एजुकेशन सेक्टर में क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग देखे होंगे, जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल में प्राइमरी में जाते हैं वो क्या है बीएड किया हुआ है, एमए किया है, कितनी बार एमए करने वाला, 2-3 बार एमए करने वाले भी मिल जाएंगे। उसके बाद टेट किए हुए हैं, उसके बाद देखो अब तो उत्तराखंड में वर्षवार होता है, चलो बाकी स्टेटों में क्या उसका एग्जाम भी होता है, जैसे यूपी वगैरह में क्या सुपर टेट होते हैं। उसके बाद जब टीचर बनते हैं तो क्या है वो ज्यादा हाई क्वालिफाइड है ना। लेकिन उसके एवरेज में देखिएगा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें क्या है ग्रेजुएशन करना या इंटर करे हुए टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनके रिजल्ट उतना बढ़िया आता है और क्या होता है सरकारी स्कूल का रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इन पर क्या होता है वहाँ के जो टीचर है या जो गाँव के लोग हैं उनको या समाज के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई ये जो हाई क्वालिटी के जो टीचर इतना एग्जाम देके आ रहे हैं वो कैसे पिछड़ जा रहे हैं। इस पर क्या था, इसलिए टीचरों का ट्रेनिंग और उस पर क्या था सर्विस वाला सेक्टर उनको क्या है ऐड कर देना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे कि यूरोप के जो फिनलैंड वगैरह है उसमें जो एजुकेशन बहुत बढ़िया है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो उसको मॉडल को अपनाया है। अब देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के भी क्या सरकारी स्कूल के रिजल्ट कितना सुधर गए हैं। तो देखिए वही टीचर है, जो टीचर आज पढ़ा रहा है वो क्या है 5 साल पहले भी वही टीचर पढ़ाते थे। तो क्या होगा आज इसमें रिजल्ट इतना सुधार कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट किया गया है। तो सभी टीचरों को अगर इस तरह से मोटिवेट कर देंगे तो कितना ज्यादा क्या है, तो गाँव का कितना डेवलपमेंट कितना तेजी से हो सकता है। तो उसको सोचना चाहिए लोगों को। चलिए तो यह समानता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, देखिए इसके लिए जो समानता है इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है भारत में। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है पहले समझिएगा। देखिए आरक्षण का व्यवस्था इसलिए नहीं की गई थी कि लोगों को नौकरी देना है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षण नहीं है। लोग समझते हैं कि लोगों को जो SC ST को जो आरक्षण दी गई, देखिए सबसे पहले SC और ST को आरक्षण दी गई तो उसका मतलब ये नहीं थी कि उनको पैसा दिया जाए। भाई उनको अगर पैसा ही देना तो दूसरे माध्यम से भी तो पैसा दिया जा सकता था कि उनको आरक्षण ना देके। भाई मान लो कोई SC है उसको 1 लाख रुपए ऐसे दे दीजिए, उनको आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है। आरक्षण देने का मतलब है कि उनका सामाजिक और क्या है शैक्षिक योग्यता को आगे बढ़ाना। तो जब तक वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अपने बारे में और समाज के बारे में सोचेगा क्या। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं ना उनको आरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जो सबसे पहले हमारे देश में जो आरक्षण दी गई थी वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण दी गई थी, ना कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को दी गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को देने के लिए और बहुत सारे साधन हो सकते हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए वृद्धा पेंशन दी जा रही है, तो उनको भी तो आर्थिक सहायता दी जा रही है।
तो वो भी क्या था, एक आर्थिक सहायता है। तो SC ST को पहले जो आरक्षण दी गई थी उसका मेन मकसद था सामाजिक और शैक्षिक ये रूप से जो पिछड़े थे उनको क्या है आगे बढ़ाना। तो सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाने का काम कौन कर, उसके लिए क्या आरक्षण की बात की। और आर्टिकल 16(4) में, ठीक है, आर्टिकल क्या है 16 में क्या है अवसर की समानता की बात की गई है। और आर्टिकल 16(4) में क्या है आरक्षण की बात की गई है। इसकी बात की है आरक्षण की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण की बात किसमें की गई तो आर्टिकल 16(4) में आरक्षण की बात की गई है। और सबसे पहले SC और ST को आरक्षण दी गई थी। और इनका बेस क्या था, इनका जो बेस था वो क्या था, जो सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसमें बाद में 1993 में जो कि है OBC को भी आरक्षण दिया गया था, जो मंडल आयोग के आधार पर उनको दिया गया था। और उनमें दिया गया तो उनमें भी क्या है सामाजिक और शैक्षिक रूप से दिया गया है। लेकिन बाद में जो ये EWS वालों को दिया गया ना आर्थिक रूप से जो दिया गया ना, EWS को दिया गया है, इनको केवल आर्थिक रूप से दिया गया। इनको क्या है केवल आर्थिक रूप से दिया गया। बाकी जो SC ST और OBC जो है इनको क्या है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे कहते हैं उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़े थे उनको दिया गया कि ये क्या है समाज के मुख्य धारा में ये लोग बने। तो समाज के मुख्य धारा में बने। देखिए क्या होता तो आरक्षण जो दी गई थी जो हमारे संविधान में पहली बार उसमें केवल 10 साल के लिए दी गई थी कि 10 साल में क्या है ये लोग जो कितने दिनों से इनको शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया गया था और समाज के रूप में इनको मुख्य धारा में नहीं लाया गया था इसलिए उनको दिया गया था। लेकिन बाद में क्या है वोट बैंक का राजनीति हो गया तो इनको हर 10 साल बाद क्या SC ST का जो आरक्षण है उसको बढ़ाता चला गया। और ये कब तक चलेगा जब तक कि वोट बैंक की राजनीति समाप्त नहीं होगा तब तक लग रहा चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए SC ST को कितने साल के लिए आरक्षण की प्रावधान की गई थी हमारे संविधान में तो 10 साल। उसके बाद उनको क्या रिपीटिंग करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है तो धन्यवाद। तो आर्टिकल 16 में क्या है अवसर की समानता में अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्विटी की बात की गई है। और इसमें क्या है एक एजुकेशन और इसमें जोर देना चाहिए कि सबको एक जैसे स्कूल मिलना हो एक जैसे शिक्षा संस्थान उनको मिले। अगला देखिएगा क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी जिसको अस्पृश्यता या छुआछूत अंकुश यह आर्टिकल 17 में। देखिए पहले अब लोग पिक्चरों में देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे जो हमारे यहाँ पे जो दलित वर्ग है उनके उनके जो छाया या उनके शरीर को छूना क्या है जो उच्च जाति के लोग रहते हैं उनको अपवित्र मानते थे। तो अब पता नहीं किस रूप में वो अपवित्र मानते उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो अपवित्र माने तो इसमें क्या है कि उसको समाप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान किया गया है कि अभी से क्या है इस तरह के कोई प्रावधान नहीं होंगे कि सभी व्यक्ति हर जगह जा सकते हैं। जो सार्वजनिक संस्थान है ये कोई व्यक्तिगत अगर किसी का कोई घर है और पूजा स्थल है उसमें किसी को जाने का अधिकार नहीं है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जो सार्वजनिक पूजा स्थल है सार्वजनिक जो भी इमारत है या जो भी स्थल है उसमें किसी प्रकार के छुआछूत को मान्यता नहीं दी है। पहले जैसे मंदिरों में जाने के लिए मना करते थे या कुआ जलाशय या तालाब में जाने से मना करते थे नदियों में जाने से रोका जाता था। ऐसे जो चीजें थी उन पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है आर्टिकल 17 का। तो आर्टिकल 17 भी क्या है जो मेनली जो दलितों के लिए दलितों के क्या होता है दलितों के साथ ज्यादा अत्याचार इसलिए हुआ ना क्योंकि जो आदिवासी है जिसको आप ST कहते हैं वो तो जंगलों से बाहर निकलते नहीं थे। जो दलित थे वही क्या है जो समाज के निम्न स्तर पे वही बने हुए थे क्योंकि आदिवासी लोगों को जंगल से बाहर निकालने का उनका कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए क्या होता है SC यानी जिसको आप इसमें SC कहते हैं यानी जिसको दलित कहा गया था उनको ज्यादा क्या हुआ मतलब परेशानी हुआ खाना पड़ा क्योंकि उनको क्या है ज्यादा परेशानी उसमें खाना पड़ा समाज में। तो आर्टिकल 17 क्या है अनटचेबिलिटी को क्या है तो उसको कम कर दिया गया कि अब क्या है कोई इस आधार पर किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थल पर रोक जाने से रोक नहीं सकते हैं कि वो क्या है दलित समस्या से या कोई निम्न वर्ग से ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो यह बात भी आपको समझ में आए।
अब देखिए अगला जो आर्टिकल है जिसको 18 कहते हैं आर्टिकल, ये इसमें 18 19 हो गया होगा, चलिए 18 के बारे में थोड़ा सा देखिए। जो 18 है, 18 क्या होता है, उपाधि का अंत बोल। ये जो टाइटल लिया जाता था पहले राजा महाराजा जमींदार लोग, उसको अंत करने की बात करते हैं। देखिए समानता का अधिकार में अभी ये आता है आर्टिकल 18। एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, आर्टिकल 18 में ये बोलता है कि शैक्षिक और जो सैन्य उपाधि है इसको छोड़कर किसी भी प्रकार के उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। शैक्षिक रूप में कैसे, जैसे पीएचडी हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये पदवी तो धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जैसे महाराजा, राज, अभिराज, राय चौधरी, चौधरी, ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो आर्मी यानी सैन्य उपाधि है, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरह की उपाधि को क्या है धारण कर सकते, अपने नाम के आगे को लिख सकते हैं। लेकिन बाद में 1954 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। अब अमेंडमेंट कर दिया है 1954 में, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और ये बात बोली गई है कि भारत के जो लोग हैं उसमें नागरिक कुछ टाइटल और जोड़ दिया गया, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चार नई चीजों को जोड़ा गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। कौन कौन से, एक तो भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण हो गया, तीसरा हो गया पद्म भूषण हो गया और चौथा क्या है, पद्म श्री हो गया। इनको जोड़ दिया गया। तो ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करने की बात करता है। इसकी अंत करने की बात करता है, जो टाइटल ली जाती है जो लोगों द्वारा पहले, उस टाइटल को क्या है समाप्त करने की बात ये करता है। और जरूरी भी था क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया तो फिर टाइटल की जरूरत थी। तो देखिए जो 18 जो हमारा अनुच्छेद 18 है, इसमें क्या क्या उपाधि का अंत, केवल दो चीजों को छोड़कर, एक क्या है शैक्षणिक उपाधि और दूसरा है सैन्य उपाधि, इनको छोड़ बाकी जितने भी उपाधि है उनको त्यागने की बात। बाद में 1954 में इसमें चार चीजों को जोड़ा गया है। नंबर एक भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है आपका पद्म भूषण और चौथा है आपका पद्म श्री। और देखिए जो भारत रत्न है ना, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक उपाधि है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसे कहते हैं। तो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे कहते हैं, भारत रत्न को। और जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, ये क्या है, सर्वोच्च सैन्य उपाधि है।